नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने समकालीन विश्व में लोकतंत्र पर बातचीत करना शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने अपने देश में जो लोकतंत्र की प्राचीन परंपरा रही है, यानी कि लिच्छवी गणतंत्र के बारे में बातचीत की थी। और साथ ही साथ हमने अन्य कई देशों में भी किस तरह से लोकतंत्र की स्थापना हुई, किन्होंने अपना जो लोकतंत्र था उसे खो दिया, फिर उसे प्राप्त करने की कोशिश की। इसी कड़ी में हमने चिली देश की चर्चा की थी और चिली देश की जो सत्ता की उठापटक थी उसके संबंध में हमने बातचीत की। देखा कि किस तरह चिली एक लोकतांत्रिक राज्य हुआ करता था, बाद में वो सैनिक तानाशाही का शिकार हो गया और फिर से 2006 में, जनवरी 2006 में उसने अपने लोकतांत्रिक स्वरूप को ग्रहण कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसी कड़ी में पोलैंड राज्य की बात करेंगे। 1980 में बच्चों, हमने पहले भी कहा था, पिछले कक्षा में बताया था कि ये जो 3-4 देश की चर्चा हम करेंगे, इन सभी देशों में एक तरह से सत्ता का परिवर्तन और लोकतंत्र की स्थापना कमोबेश 80-90 दशक के बीच में ही हुई है। तो 1980 में पोलैंड पर पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। अब इनका मानना था कि किसी भी राजनीतिक दल को हम ये अनुमति नहीं देते हैं कि वो अपने उम्मीदवार खड़े कर सकें, यानी कि उम्मीदवार जब भी खड़ा होगा तो वो पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का ही होगा। एक तरह से इसे हम एक दलीय व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं और दूसरा इसे हम एक दलीय तानाशाही भी कह सकते हैं। तानाशाही की बात भी हमने पिछले अध्याय में बताई थी कि हम किस तरह कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था अपने नियमों को चाहे अनचाहे देश के नागरिकों पर थोपती रहती है। वहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होने के कारण नागरिक अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाते हैं। नेता चुनने और सरकार के खिलाफ बोलने का भी उन्हें अधिकार नहीं था, जैसा कि अक्सर तानाशाही व्यवस्था या एक दलीय व्यवस्था के अंतर्गत होता है। और जो वहाँ की सरकार थी, वहाँ उस समय यूएसएसआर यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक, जो बाद में कई टुकड़ों में बट गया, इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके प्रभाव में वहाँ की सरकार थी, जिसे कि यूएसएसआर यानी कि सोवियत रूस की सरकार समर्थन देती थी और नियंत्रित भी करती थी। इसलिए वहाँ एक दलीय व्यवस्था का जो स्वरूप था, सोवियत रूस ने में भी उसी तरह की साम्यवादी दल की व्यवस्था का स्वरूप था, जिसे कि पोलैंड में ने भी अपना लिया था। धीरे धीरे अंदर में कहीं न कहीं विद्रोह की आग सुलगती रहती है। विज्ञान में भी देखा गया है कि आप जब किसी चीज़ को बहुत दबाते हैं तो वो ऊर्जा को संरक्षित करता रहता है और एक बारगी वो विस्फोट के रूप में जब फटता है तो तबाही जरूर लाता है। तो यही बात बच्चों सरकार के विरोध में भी, छोटी सी बात, उस बात को पड़े रखते हैं और अब हम आते हैं कि अगर आपको आपके घर में ही आपकी बात कोई नहीं सुने और हमेशा डांटता रहे, हमेशा आप बोलने की कोशिश करें, अपनी कोई मांग रखें, कुछ कहना चाहें, कहीं जाना चाहें, तो आपकी बात सुनी न जाए, दबा दी जाए, आपकी बात पे ध्यान न दिया जाए, तो किसी न किसी दिन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर, आक्रामक स्वरूप अपनाकर एक कुछ न कुछ ऐसा कर बैठेंगे जो कि अनपेक्षित होता है, जिसकी कि अपेक्षा घर वालों ने की नहीं होगी। जरा इस बात को सोच कर देखिए और इसके बाद सोचिए कि यही चीज़ बड़े पैमाने पर जब होती है, यानी कि राज्य के स्तर पे होती है, देश के स्तर पर होती है, तो फिर किस तरह की विद्रोह की संभावना पलती रहती है। तो वैसा ही हुआ। वहाँ एक जहाज कंपनी थी जिसको लेनिन जहाज कारखाना कहा जाता था। वहाँ के वर्कर्स में एक महिला थी जो कि हटा दिया गया था उसे किसी भी वजह से। तो उसके विरोध में
शिपयार्ड के जो कर्मचारी थे हड़ताल पर चले गए। उनकी मांग थी कि एक क्रेन ऑपरेटर है, सबसे पहले तो आप उसे वापस बुला लीजिए। इसके साथ ही महिला कर्मचारी जिसके साथ अन्यायपूर्वक उसकी गलती को इतना बढ़ा के देखा गया कि उसे बर्खास्त कर दिया गया, और जो ट्रेड यूनियन थी वो अवैध थी। अधिक वेतन की मांग करने पर 1976 में उन्हें भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। और जो लेक वालशा, जो बाद में जाके पोलैंड की राष्ट्रपति भी बनी, वो भी हड़ताल करने वालों में शामिल हो गए थे। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ एक नई बात आई ट्रेड यूनियन की। ट्रेड यूनियन क्या होता है? तो कहीं भी कोई संस्था है जहाँ की कर्मचारी रहते हैं, एक उसकी सीमा होती है कि कम से कम इतने कर्मचारी होने चाहिए। फैक्ट्री है, कारखाना है, तो वहाँ ज़्यादा कर्मचारी भी होते हैं। तो कर्मचारियों के हित के लिए कानूनी रूप से वैध कागजों पर एक संस्था का निर्माण किया जाता है, जिसका कि निर्वाचन होता है, जिसके एक सचिव चुने जाते हैं, एक अध्यक्ष चुने जाते हैं, और वो हमेशा प्रबंधन से कर्मचारी के हितों की बात करते हैं। इसी को ट्रेड यूनियन का नाम दिया गया था। अब जो वहाँ ट्रेड यूनियन थी, उन्होंने उस महिला की बर्खास्तगी के बाद ये सवाल उठाया कि हमारे जो ट्रेड यूनियन है इसको आप मान्यता प्रदान करें, जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहाई दें, और प्रेस पर सेंसरशिप को ख़त्म करें। यहाँ भी थोड़ा सा हम समझेंगे, क्योंकि ट्रेड यूनियन की बात हम समझ गए कि ट्रेड यूनियन आखिरकार कहते किसे हैं। राजनीतिक बंदी कौन लोग होते हैं? राजनीतिक बंदी बच्चों वो लोग होते हैं जो कि राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं, शासन सत्ता में भाग लेने को अपनी भागीदारी निभाते हैं, लोगों को राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, साथ ही अपनी जो दल की पहचान है, जो दल का नियम है, जो दल का कानून है, उसके बारे में भी जनता तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। तो सत्ता के विरोध में जो राजनीतिक दल होते हैं, उन्हें दबाने के लिए सत्ताधारी अक्सर उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं, चाहे वो देश के कानूनों का दुरुपयोग हो, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग करके तो उन्हें फंसाने की कोशिश की जाती है, गलत आरोप लगाकर जेल में डाला जाता है। तो इन्हें ही हम राजनीतिक बंदी कहते हैं। सेंसरशिप तीसरे मुद्दे पर है। सेंसरशिप आखिर क्या है? तो जब आपके पास बोलने, अपने आप को अभिव्यक्त करने, संघ बनाने, भाषण देने, वाद विवाद करने, किसी भी चीज़ की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाता है। आप घर में अगर 3 लाइन बोलना चाहते हैं और आपके घर में आपका बड़ा भाई कहे नहीं, बस तुम्हें एक ही लाइन बोलने की इजाज़त है और तुम वही बोलोगे जो मुझे पसंद है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपके मन की बात मन में रह जाती है और कहीं ना कहीं एक गुस्सा, एक कुंठा उत्पन्न होने लगती है। मुझे बोलने से रोका गया, मुझे अपने आप को अभिव्यक्त करने से रोका गया। बड़े पैमाने पर देश और राज्य के स्तर पर भी यही बात होती है कि हमें कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है। सत्ता अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि उनके खिलाफ कोई विरोध की बात ना हो, उसे रोक देती है, काट देती है, छांट देती है बातों को, और उसे उस तरह से ही प्रस्तुत किया जाता है। जबकि प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, तो प्रेस पर अंकुश लगाना, यानी कि सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, इसी की मांग वहाँ की जनता कर रही थी। और इसके बाद जो लेक वालिशा थे वो हड़ताल में भी शामिल थे और उन्होंने सरकार के साथ 21 सूत्रीय समझौता किया। सूत्रीय मतलब कि 21 बिंदुओं पर समझौता किया जो कि जनता के हित के लिए थे, और इन 21 सूत्रियों पर समझौता करके उन्होंने आगे के लिए ये समझौता भी करवा लिया कि ट्रेड यूनियन का गठन और हड़ताल का अधिकार नागरिकों को प्राप्त होगा। और डांस्क समझौता, जो वहाँ की
अब इस मुद्दे पर भी आते हैं कि डांस्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो डांस्क समझौता क्या था? वहाँ पर सभी कर्मचारियों और बाकी जनता ने मिलकर, जो कि सत्ता के विरोध में थे, उन्होंने सॉलिडरनोस्क यानी कि सॉलिडेरिटी का गठन किया और इसने चुनाव लड़ा। 1990 में 100 सीटों पर जब पोलैंड में चुनाव हुआ तो उसमें 99 सीटों पर सॉलिडरिटी के जो सदस्य थे वो विजयी हुए। तो बच्चों, पोलैंड की जो ये कहानी थी, इसे हम अब विराम देते हैं और हम बात कर रहे हैं चूँकि लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र धीरे धीरे पूरे विश्व में बढ़ता गया। सबसे पहले जो लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी वो 1900 से लोकतंत्र ने अब विस्तार लेना शुरू किया। तो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई वो फ्रांसीसी क्रांति के दरमियान हुई थी। 1789 में बच्चों फ्रांसीसी राज्य क्रांति जब हुई थी तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया गया था और ये नारा एक तरह से लोकतंत्र का आधार बन गया। फ्रांस वो राज्य था जहां लोकतंत्र की स्थापना हुई, उसे उखाड़ दिया गया, सैनिक तानाशाही भी हुई, राजशाही भी हुई, अंततः उसने फिर से लोकतंत्र को पुनर्प्राप्त कर लिया, यानी कि फिर से प्राप्त कर लिया। बच्चों, आप इस तिथि को और इस नारे को अच्छे से याद रखेंगे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये फ्रांसीसी राज्य क्रांति का नारा था जो कि 1789 में दिया गया था। इस राज्य क्रांति में वहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग, जिसे बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं, शामिल था। बड़े बड़े चित्रकार, संगीतकार, राजनीतिक, इसके अलावा जो दार्शनिक वर्ग था, ये इन लोगों ने भी राज्य क्रांति में हिस्सा लिया। दूसरा, ब्रिटेन में राजशाही शुरू से थी, लेकिन 1688 में वहाँ जब औद्योगिक क्रांति की हुई तो 1688 के बाद ब्रिटेन में राजशाही के अधिकार धीरे धीरे कम होते चले गए और लोकतंत्र को उसने अपनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो कहते हैं लोकतंत्र अपने मजबूत स्वरूप में कहीं उभरा तो वो ब्रिटेन ही था। वह उस समय जनता को वोट देने का अधिकार भी दिया गया। फिर आते हैं उत्तरी अमेरिका पर। उत्तरी अमेरिका में जो ब्रिटिश उपनिवेश थे उन्होंने 1776 से, इसे भी आप याद रखें बच्चों कि ब्रिटिश उपनिवेश जो वहाँ थे उत्तरी अमेरिका में, हमने अभी थोड़ी देर पहले चिली की बात की थी पिछली कक्षा में, तो चिली दक्षिणी अमेरिका में था और उत्तरी अमेरिका की बात अभी हम कर रहे हैं। 1776 से वहाँ उपनिवेशों से, जो ब्रिटिश उपनिवेश थे, छोटे छोटे कॉलोनी, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू किया और समय बीतने के साथ इन छोटे छोटे उपनिवेशों को मिलाकर आज का शक्तिशाली राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन हुआ। 1787 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया, लेकिन उस समय भी सार्वजनिक मताधिकार को नहीं अपनाया गया था। हालिया 1965 तक वहाँ अश्वेत नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एशिया और अफ्रीका। यहाँ भी यूरोपीय देशों के बहुत से उपनिवेश थे, यहाँ तक कि हमारा भारत, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, ये सब भी ब्रिटेन के उपनिवेश बने हुए थे। कुछ फ्रांस के थे, कुछ पुर्तगाल के थे, कुछ हॉलैंड के थे। तो इन उपनिवेशों के आगे जब ये धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे, खासकर 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ बच्चों, पहला विश्व युद्ध आप जानते होंगे कि 1919 में हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म हो गया था। इसकी शुरुआत 1939 में हुई थी। तो इसके बाद से उपनिवेश स्वतंत्र होने लगे और स्वतंत्र देश के रूप में उन्होंने आगे लोकतंत्र की राह ही चुनी।
हालांकि कई देशों में बाद में लोकतंत्र अपने मूल स्वरूप में कायम नहीं रह सका। इसी में से एक था घाना, जो कि अफ्रीका महादेश में था। यह स्वतंत्र अवश्य हुआ, मगर यह लंबे समय तक लोकतांत्रिक स्वरूप को अपनाकर नहीं रह सका। इस जो स्क्रीन पर अभी दिख रहा है बच्चों, 2000 में लोकतांत्रिक सरकारें जो थी हमारे विश्व में, जो ये पीले रंग से आपको दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं कि सन 2000 में जो 1900 से सफ़र शुरू हुआ था लोकतंत्र के विश्व में बढ़ते कदम के रूप में, लोकतांत्रिक सरकारों के बनने के क्रम में, तो अभी हम तुलना करेंगे कि अद्यतन में 2000 में जो लोकतांत्रिक सरकारें थी वो कितने देशों में थी। तो आप पूरा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का लगभग 90% भाग, अफ्रीका का भाग कम है, जो अफ्रीका महादेश में ये भाग कम है, पूरा ऑस्ट्रेलिया और पूरा यूरोप, जिसके कि करीब 20% हिस्से को छोड़ दिया जाए तो एशिया के भी 20% हिस्से को, जो चीन मंगोलिया को टच करता है, यानी कि उजले रंग से दर्शाया गया है, यहाँ लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं। बाकी पूरे विश्व में ये जो पीले रंग से रंगा हुआ क्षेत्र है ये लोकतांत्रिक सरकारों को दर्शाता है। थोड़ा पीछे चलते हैं, अभी हमने तुलना करने की बात की थी, तो हम देखेंगे कि 2000 में विश्व में कितनी ज़्यादा लोकतांत्रिक सरकारें थी और उन्होंने कितना बड़ा हिस्सा आच्छादित किया हुआ था, यानी कि कवर किया हुआ था। 1975 में आप देखिए कि लोकतांत्रिक सरकारें कहाँ कहाँ पाई जा रही थी। तो यहाँ अभी भी उत्तरी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना और ऊपर में मेक्सिको के आसपास दिख रहा है कि लोकतांत्रिक सरकारें थी। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन जैसी जगहों पे कुछ लोकतांत्रिक सरकारें दिख रही है। एक भारत और अफ़गानिस्तान में दिख रहा है लोकतांत्रिक सरकार, भारत पाकिस्तान में दिख रहा है। हालांकि पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार छद्म स्वरूप में ही थी, वहाँ ज़्यादातर सैनिक तानाशाही ही रही है। फिर आते हैं हम नीचे की ओर, देखते हैं उत्तर पूर्व की ओर, तो नीचे ऑस्ट्रेलिया में, प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में लोकतांत्रिक सरकारें दिख रही हैं। लेकिन इसमें भी पीले रंग से ही लोकतांत्रिक देशों को दर्शाया गया है और बाकी का जो पूरा सफ़ेद रंग वाला इलाका है ये सभी लोकतांत्रिक स्वरूप में नहीं थे। यानी कि 2000 के अद्यतन से हम तुलना करें बच्चों, तो करीब 50% जो देश थे वो 1975 से सन 2000 के बीच में स्वतंत्र हुए, इन्होंने लोकतंत्र को अपनाया। थोड़ा और पीछे जाते हैं और देखते हैं कि उससे पहले कैसी थी दुनिया, कैसा था हमारा विश्व, उस समय कितनी लोकतांत्रिक सरकारें थी। आप नक्शे में देख सकते हैं बच्चों कि नक्शा देखना भी एक कला ही है। तो यहाँ नीचे में 2 संकेत दिए हुए हैं, एक लाल रंग से है और दूसरा नारंगी रंग से है। तो लाल रंग से जो संकेत है उसमें 1900 और 1950 में लोकतांत्रिक सरकार जहाँ जहाँ थी, यानी कि इन 50 वर्षों के बीच लोकतांत्रिक सरकारों को दर्शाया गया है। और जो नारंगी कलर या संतरा कलर है, इसे केसरिया भी कह सकते हैं, तो 1950 में लोकतांत्रिक सरकार वहाँ थी। लेकिन उसके पीछे जाते हैं तो वहाँ 1900 में लोकतांत्रिक सरकारें नहीं थी। तो जो पूरा ऊपर में जो उत्तर अमेरिका का इलाका है, अफ्रीका के ऊपर यूरोप का कुछ छोटा सा इलाका और दक्षिण अमेरिका के प्रशांत महासागरीय किनारे पर लोकतांत्रिक सरकारें 1900 से 1950 के बीच में थीं। फिर 1950 में दक्षिण अमेरिका का आधा हिस्सा, भारत, जिम्बाब्वे और 1-2 और अफ्रीकी देशों को नक्शे में दिखाया गया है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो सरकारें थी, यहाँ की सरकारें 1950 में लोकतांत्रिक सरकारों के रूप में आ चुकी थी। इस तरह हमने 3 अलग अलग टाइम जोन
यानी कि 3 अलग अलग समय में लोकतांत्रिक सरकारों का विश्व में क्या स्वरूप था, उसकी तुलना हमने की। और हम बात कर रहे थे इन तीनों से पीछे घाना की, जिसने अपना लोकतांत्रिक स्वरूप किस तरह खोया था। इस नक्शे में देखिए बच्चों कि घाना जो है वो अफ्रीका महादेश का एक बहुत ही छोटा सा देश है। इस देश में इसे पहले गोल्ड कोस्ट कहा जाता था, यानी कि यहाँ के सोने की खान, इस देश में सोने की खान बहुत ज़्यादा थी, तो इसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था, जो कि बाद में घाना हो गया। नीचे देखिए एक तिरंगा बना हुआ है और उसमें स्टार का चिन्ह भी बना हुआ है, तो ये घाना का राष्ट्रीय ध्वज है। और वहाँ से जो एक तीर की तरह निशान गया है, तो वहीं पे घाना स्थित है दक्षिण अफ्रीका महादेश में। घाना ब्रिटिश उपनिवेश का नाम जो अभी अभी हमने बताया कि गोल्ड कोस्ट था। तो वहाँ एनक्रुमा नाम के एक नेता थे, जो हमारे उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके समकालीन थे और मित्र भी थे। तो इस स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व एनक्रुमा ने ही किया था। घाना 1957 में आज़ाद हुआ और एनक्रुमा पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। अब चूंकि घाना बहुत ही छोटा सा देश था, इसने अन्य अफ्रीकी देशों जो उपनिवेश के रूप में थे, उन्हें भी आज़ादी का संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। एनक्रुमा की सरकार ने क्या किया कि 1957 में चुने जाने के बाद उन्होंने 1966 में 6 और 9 सालों के बाद अपनी सरकार को आजीवन चुनी हुई सरकार घोषित करने की गलती की। इस वजह से असंतोष उभरने लगा और 1996 में एनक्रुमा की सरकार को उखाड़ फेंका गया। इसके बाद वहाँ लंबे समय तक लोकतंत्र कायम नहीं हो सका था। इस तरह हमने देखा बच्चों कि घाना में लोकतांत्रिक स्वरूप होने के बावजूद उसने उस स्वरूप को खो दिया। थोड़ा सा बढ़ते हैं और हम देखते हैं 1991 में जो सोवियत रूस कभी इतना सशक्त हुआ करता था कि 2 ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था का एक ध्रुव था वो, लेकिन 1991 में तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव, उन्होंने विश्व की बदलती आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति को अपनाया। बच्चों, हम इन दोनों शब्दों का अर्थ जरूर जानेंगे, क्योंकि उस समय से एक जो कहते हैं 3री या 21वीं सदी का विश्व प्रारंभ होता है, जब कि ये निर्णय लिया गया था। तो ग्लासनोस्त का अर्थ होता है रूसी में खुलापन, यानी कि जो सोवियत रूस कभी एक बंद कमरे की तरह था, जिसकी राज्य व्यवस्था बिल्कुल बंद थी, साम्यवादी दल की व्यवस्था थी, वहाँ दूसरे किसी दल को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, और साम्यवादी व्यवस्था में वो बराबरी में, समानता में यकीन करता है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा था जिसने सोवियत रूस को बिखरने पर मजबूर कर दिया। हम आगे अभी इस संबंध में बातचीत करेंगे। तो सोवियत रूस, हमने बात की ग्लासनोस्त की, फिर पेरेस्ट्रोइका की, यानी कि पुनर्निर्माण की। तो ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका ये उस समय के बहुत चर्चित शब्द हुआ करते थे। इस वजह से जो अर्थव्यवस्था अपने बंद स्वरूप में थे, इसे इस तरह समझिए बच्चों कि अगर आपने अपने कमरे को हमेशा बंद रखा तो उसमें रोशनी नहीं आएगी, आपके कमरे में धूल भी नहीं आएगी। आपका कमरा अगर में कोई घुसता नहीं है, अगर किसी दूसरे को प्रवेश की अनुमति नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो कमरा जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आप अपने कमरे की खिड़की खोलते हैं, दरवाजे खोलते हैं, तो जाहिर है दरवाजे से लोग अंदर आएंगे। खिड़की से सिर्फ रोशनी ही नहीं आएगी, बल्कि धूल के कण भी आएंगे। कभी तेज हवा चली तो गंदगी भी आ जाएगी। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने कमरे की सफाई करें और आने वाले का स्वागत करें। खिड़की से रोशनी आती रहे और उससे जो अवांछित चीज़ें आई उसको हम समय समय पर साफ करते रहें। जब सोवियत रूस ने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका को अपनाया,
तब जाकर उसकी अर्थव्यवस्था जो एक बंद स्वरूप में थी संभल नहीं सकी और उसके जो छोटे छोटे राज्य थे 15 राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सोवियत संघ यूएसएसआर का जब विभाजन हुआ बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि 1990 में सोवियत संघ का स्वरूप कैसा था। बाईं ओर की तस्वीर बताती है कि पूरे सोवियत संघ पर साम्यवादी दल का शासन था, जिसने आगे चलकर कमोबेश तानाशाही जैसा ही स्वरूप ग्रहण कर लिया था। और 1991 में देखें कि सोवियत रूस के पश्चिमी किनारे पर और नीचे दक्षिण पश्चिम किनारे पर कई देशों ने, छोटे छोटे देशों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, जिसमें कि रूस एक बड़ा देश बना रहा। इसके साथ ही अभी रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। यूक्रेन ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। अज़रबैजान, जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, तो इन सभी देशों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। हालांकि ये सोवियत गणराज्य को मानते रहे कि उससे वो अलग हुए हैं, लेकिन कई नीतियां ऐसी थी जो बाद में भी इन देशों पर लागू होती रही। अब आते हैं बच्चों, हम अलग अलग देशों की बात जब कर रहे थे तो उसमें एक देश आता है इराक। ये एशिया महाद्वीप में है और हम जो बीच में जो मध्य एशिया का भाग है वहाँ कहते हैं कि उस भाग के देशों को हम अरब देशों के नाम से जानते हैं। वो मध्य एशिया का भाग है और अरब देश इसलिए भी उन्हें कहा जाता है कि वहाँ एक खास धार्मिक समुदाय मुस्लिम बंधुओं का तीर्थ स्थल मक्का मदीना है। साथ ही वहाँ पेट्रोलियम पदार्थों की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा होती है। अन्य दूसरी चीज़ों की बनिस्बत वहाँ की अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम और तेल के कुओं पर ही आधारित है। इस वजह से भी उनका ये नामकरण किया गया है। हम बात करेंगे इराक की। मध्य एशिया के देशों में इराक समय से पहले, हालांकि मध्य एशिया के जो देश हैं जिन्हें अरब देश कहा जाता है, तो इन देशों में अभी भी थोड़ी कट्टर भावना है, थोड़ी धार्मिक जो पहचान है वो अपने परंपरागत स्वरूप में है। बहुत ज़्यादा बदलाव को ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसी में हम देख रहे हैं कि हमारा भारत है, भारत के बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद पश्चिमी ओर हम पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो अफ़गानिस्तान है, ईरान है, इराक है। इन सभी देशों में, अरेबियन देशों में इराक ने तरक्की को पसंद किया, लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन बाद में सद्दाम हुसैन ने, जो वहाँ के सैनिक तानाशाह थे, उन्होंने सत्ता पलट की और सत्ता पर कब्जा कर लिया। 1968 में अरब समाजवादियों द्वारा बाथ पार्टी का नेतृत्व किया गया था। बाथ पार्टी याद रखिएगा, जिस तरह हमारे यहाँ कई पार्टियां हैं तो वहाँ बाथ पार्टी हुआ करती थी। 1968 में बच्चों, जो अभी हमने बात की सद्दाम हुसैन की, उन्होंने इस पार्टी की स्थापना में, नेतृत्व करने में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया। और इराक जो है, ये पश्चिम एशिया का जो देश था, ये 1932 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ। 1989 में सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति बने। धीरे धीरे सद्दाम हुसैन ने अपनी तानाशाही स्थापित कर दी। फिर 2003 में अमेरिका ने इराक पर आक्रमण करके सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाया। 2006 में इनकी हत्या कर दी गई। भारत के पड़ोसी देशों में एक नज़र हम डालते हैं कि कौन कौन से देश हैं, जिसकी थोड़ी बहुत तो हम चर्चा लोकतंत्र के संदर्भ में करेंगे ही। इनमें है भारत के पश्चिम, उत्तर से लेके, उत्तर यानी कि पश्चिम से शुरू होता है और उत्तर को थोड़ा सा छूता है, ये है हमारा पाकिस्तान। और उसके बाद उत्तर में पाकिस्तान से सटा हुआ चीन का इलाका शुरू होता है और दूर तक जाता है। उसके नीचे नेपाल,
जो हमारा ही छोटे भाई की तरह है, जिसकी कि सभ्यता संस्कृति हिंदुस्तान से काफ़ी मिलती जुलती है। फिर हम जब नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं, वहाँ नीचे में आप देखेंगे कि द्वीप के रूप में म्यांमार है, जिसकी सीमा पूर्वोत्तर राज्यों से सटी हुई है। वहीं पे भूटान भी है। 3 तरफ से समुद्र से घिरा बांग्लादेश है। इन देशों में लोकतंत्र के क्या हालचाल हैं, ये हम आगे देखेंगे। म्यांमार एक मुख्य, जो अभी म्यांमार की हम बात करेंगे। म्यांमार की बात करने से पहले हम थोड़ा सा पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र और सैनिक तानाशाही की अदला बदली होती रहती है। बांग्लादेश में भी कमोबेश कुछ दिनों तक सैनिक शासन रहा। वर्तमान में खालिदा जिया की सरकार है और उन्होंने लोकतंत्र को स्थापित किया हुआ है। नेपाल में 2006 में राजशाही थी, लेकिन राजा ज्ञानेंद्र ने 7 दलों के गठबंधन ने जब विद्रोह किया तो उन्हें सत्ता सौंप दी। भूटान में राजशाही है, बहुत ही छोटा देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पे निर्भर है और उसका विदेश, रक्षा और संचार से संबंधित कार्यभार भारत के ही जिम्मे है। चीन में भी सोवियत रूस की तरह ही साम्यवादी सरकार है। अब हम देखते हैं म्यांमार में, पहले जो है बर्मा के नाम से यह जाना जाता था। 1948 में बच्चों औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, लेकिन 1962 में यहाँ सैन्य तख्ता पलट के साथ इसका अंत हो गया। हालांकि 30 सालों के बाद यहाँ 1990 में चुनाव हुआ। ऑंग सान सू की ने चुनाव जीता, लेकिन जो वहाँ की सैनिक सत्ता थी उसने इन चुनावों को मान्यता नहीं दी। सू को फिर से घर में नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन आंग सान सू, जिन्होंने लोकतंत्र की स्थापना के लिए कमर कसा हुआ है, इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया, वो आज भी नज़रबंद हैं और म्यांमार के लोग अपने देश की लोकतांत्रिक सरकार के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि 2010 में इन्हें नज़रबंदी से रिहा कर दिया गया, फिर भी अघोषित रूप से वो नज़रबंद ही हैं। वैश्विक स्तर पर जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए और विश्व स्तर पर शांति बनी रहे, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद की स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। इसने अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और मानवाधिकार में यह मदद करता है। अभी विश्व में 195 देश हैं, जिसमें से 193 देश इसके सदस्य हैं। प्रत्येक वर्ष इसके सदस्यों का चुनाव होता है। महासभा में वे सभी सदस्य देश बराबर रूप से एक वोट के हकदार हैं। इसके मुख्य अंग के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। 5 अस्थायी सदस्य हैं इसके, और हर 2 साल पर जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्य चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके 2 और मुख्य अंग हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। ये सभी इसे कह सकते हैं हम साहूकार के रूप में, एक सभी देशों को यह लोन प्रदान करता है, साथ ही साथ उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र, समकालीन विश्व में लोकतंत्र की स्थिति क्या है, इस अध्याय में आपने ये जानकारी प्राप्त की होगी। अगले अध्याय में हम इन दोनों ही अध्यायों से संबंधित प्रश्नोत्तर को प्रस्तुत करेंगे और उनको देखेंगे कि किस तरह हम अपने प्रश्नों के उत्तर लिखें, ताकि हमें अच्छे से हम अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें, अपनी पाठ्य वस्तु को लेकर अभिव्यक्त कर सकें। नमस्कार।